जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरा पसंद आया होगा। दूसरा भी आज हम लोग चालू करने वाले हैं। उसी के आगे हमने लास्ट टाइम बात किया हुआ था जीव विज्ञान, बायोलॉजी के शब्द को भी डिस्क्राइब किया गया था और उसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया गया था, कोशिका संगठन और उसके उपापचयी क्रियाएँ, उन सब के बारे में भी आपको बताया गया था। दोस्तों वहाँ पर हमने कुछ नाम भी लिए थे, जैसे कि अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और नाम लिए थे दोस्तों आर्यस ह्यूटेकर, लिनियस। आशा है दोस्तों वो सभी आपको याद हो चुके होंगे। हमने बात करी थी लास्ट टाइम आर्यस ह्यूटेकर, जिसने बताया था कि जगत को 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, लेकिन 5 भागों को बांटने का जो आधार था उस आधार को आज हमने बताने जा रहे हैं। उन 5 भागों को किस तरह से हमें पढ़ना है, लेकिन उनको विभाजित करने के तरीके क्या है। एक कोशिकीय जटिलता, दूसरा क्या है कोशिकीय संगठन, तीसरा क्या है कोशिकीय भित्ति आगे लिखा है पोषण के आधार पर। इन पोषण के आधार पर या कोशिकीय जटिलता और कोशिकीय संगठन और कोशिकीय भित्ति, इन 4 के आधार पर ही हम आर्यस ह्यूटेकर के 5 जगत को पढ़ेंगे, अर्थात 5 किंगडम को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम कुछ बताना चाहते हैं आपको कोशिकीय जटिलता में क्या क्या होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्राचीन काल में। तो यहाँ पर बात कर रहे होंगे प्राचीन काल की। यूकैरियोटिक मतलब आधुनिक काल की बात कर रहे होंगे। दोस्तों प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है प्राचीन काल, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं आधुनिक काल। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर देखा होगा आपने, जैसे कि आता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, और दोस्तों देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में कुछ खास ही हैं। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और याद कर लें यहाँ पर जीवाणु के बारे में भी। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमने बात किया है प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पर हमने बताया कि प्राचीन काल की बात है और यहाँ पर यूकैरियोटिक मतलब आधुनिक काल की बात है। अर्थात यहाँ पर प्राचीन काल में मतलब क्या है, यहाँ पर कोशिका का कोई विकास नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक मतलब कोशिकाओं का विकास धीरे धीरे हो रहा होगा, तभी हमने इसे यहाँ पर आधुनिक में रखा हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नील हरित शैवाल, अर्थात यहाँ पर कोशिका का विकास नहीं हुआ होगा, मतलब इन जो जीव लिखे हुए यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है या जीवाणु हो या नील हरित शैवाल है, तो यहाँ पर कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। आगे की ओर आकर के देखें हमने कोशिकीय संगठन, तो आपने देखा उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या होगा, संगठन तो होगा, कोशिकाओं का विकास तो होगा, किसी में 1 होंगी तो किसी में 2 होंगी तो किसी में बहुत होंगी। इसके आधार पर ही हमने कोशिकीय संगठन को बनाया और कोशिकीय संगठन के आधार पर ही एक कोशिकी और बहुकोशिकी। दोस्तों अब यहाँ पर देखना है एक कोशिकी मतलब यह है ऐसे जीव जंतु जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है। यदि इसके अलावा कोई कोशिका हुई तो उसे हम लोग बहुकोशिकी में छोड़ लेते हैं। अब एक कोशिकी की बात करें तो दोस्तों इनका नाम याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ईस्ट मतलब क्या होता है खमीर। अब अगला पर लिखा है अमीबा, अगला लिखा है पैरामीशियम, अगला है यूग्लिना और एक डायट्रम्स। सीधे तौर पर ही प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है अमीबा के बारे में, तो दोस्तों इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस अमीबा को बोलते हैं, यहाँ पर यूग्लिना लिखा हुआ है, तो यूग्लिना को देखिएगा, बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हुई दोस्तों, अमीबा की नहीं यूग्लिना की बात कर रहे थे हम लोग। यूग्लिना को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे जो हम बोलते हैं जंतु और पादप, ध्यान से देखिएगा, जंतु और पादप, जगत की मध्य की कड़ी कही जाती है इस यूग्लिना को। अर्थात जैसे कि यहाँ पर भी आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं विषाणु के बारे में, जिसे हम लोग वायरस बोलते हैं। वास्तव में इसमें कोई जीवन नहीं होता है, अर्थात सीधे तौर पर कहें तो यह अविकसित कोशिका होती है। इसमें अविकसित कोशिका होती है।
अविकसित कोशिका होती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी कोशिका नहीं है, अविषाणु है, तो इसे हम लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं प्रोकैरियोटिक युग में। यहाँ पर बात करें, लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि यह जब तक अकेले है तब तक तो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, जब तक अकेले है तब तक तो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही यह किसी जीवित प्राणी के संपर्क में आता है तो इसमें भी जीवन हो जाता है, अर्थात जीवित हो जाता है। तो सिंपल बात आपको समझ में आ रही होगी, यह सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है, अर्थात तो जुड़ने वाला पॉइंट क्या है, विषाणु। सेम ऐसे ही ये युगलिना भी है। युगलिना जंतु और पादप, जंतु और पादप के बीच की कड़ी है जो जोड़ने का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है एक कोशिकी में कौन सा है, एक ईस्ट है जिसे हम लोग खमीर भी बोलते हैं, अमीबा है, पैरामेसियम है, युगलिना है और डायट्रम्स है। इसका नाम तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में भी प्रश्न आए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बहुकोशिकी में तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि सभी पादप हो गए, सभी पादप और जंतु। ये बहुकोशिकी हो गए। आगे की ओर बात करें हम कोशिका भित्ति के आधार पर, तो यहाँ पर दो होते हैं, एक कोशिका भित्ति सहित, एक कोशिका भित्ति रहित। मतलब ऐसे जीव जंतु या ऐसे पादप जिसमें कोशिका है तो उनको अलग डाल के पढ़ेंगे, और जिसमें कोशिका नहीं है उनको अलग डालकर पढ़ेंगे। रहित का अर्थ ये होता है बिना कोशिका, सहित का अर्थ ये है कि कोशिका के साथ। दोस्तों आपने भी विज्ञान में पढ़ा होगा कक्षा 10 या 12 में, तो वहाँ पर लिखा होता है कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं, एक ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं में पेड़ पौधों में काइटिन या सेलुलोज की बनी होती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप वहाँ पर समझे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर कोशिका भित्ति के आधार पर भी हम आपको दिखाएंगे 5 जगत के प्रकार, और अगला है पोषण के आधार पर। इसको तो बहुत डिटेल में 6, 7, 8 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हम सिंपली भाषा में प्रयोग कर देते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का अर्थ वह होता है या यह होता है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए भोजन बना लेता है उसे ही हम लोग स्वपोषी कह देते हैं। परपोषी यह होता है जो व्यक्ति स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है बल्कि दूसरे के सहारे जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा अपने आसपास या पास में एक जो कहीं पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर एक जाल नुमा झाड़ी फैली रहती है जिसे अमरबेल बोलते हैं, लेकिन उसका कोई ज़मीन से लिंकअप नहीं रहता है। उसका काम यही होता है कि वो आपके सहारे ही चलता रहता है। तो सिंपल सी बात है, उसे हम परपोषी के रूप में और काउंट कर लेते हैं। आपके शरीर में कुछ छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जिसे हम जुआ बोलते हैं या फिर जौ बोलते हैं, जो आपके सर में बालों के बीच में स्थित रहता है। वहाँ पर भी आपने देखा होगा उसका स्वयं का कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन वो आपके सर में बैठ कर के आपके ब्लड का शोषण करता रहता है। लेकिन कमियाँ क्या है, वो आपके सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तो उसे हम परपोषी बोलते हैं। आप जीवित हैं तब तक वो काम करेगा, जैसे आपका काम खत्म वैसे ही परपोषी का काम खत्म। ऐसे ही आप देख रहे होंगे इनके भी कई प्रकार हैं, उनको भी हम लोग आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर स्वपोषी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे क्या होगा, ये मिट्टी में उगे, सूर्य से प्रकाश की किरण ली और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का नीचे से शोषण कर लिया, और कुछ पोषक तत्व होते हैं उनका भी प्रयोग किया। उन पोषक तत्वों के द्वारा पेड़ ने अपना विकास किया, विकास करने के बाद उसमें फल आए। तो ये जितने प्राथमिक होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं दोस्तों, स्वपोषी होते हैं। बाकी सबके सब द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में चले जाते हैं, वो लगातार एक दूसरे पर निर्भर होते चले जाते हैं। यहाँ पर हम आपको आगे चल कर ऊर्जा का स्तर भी बताएंगे, किस तरह से कुछ वैज्ञानिकों ने या एक वैज्ञानिकों ने कहा है 1/10 जाकर के ऊर्जा का स्रोत प्रयोग करते हैं। मतलब ये है, यदि एक व्यक्ति ने पहले ने खाया उसे 100% ऊर्जा मिली, दूसरा उसे खाएगा तो उसका 10% मिलेगा उसे, उसका फिर 10% उसे मिलेगा। मतलब अगले वाले को 10, फिर उसके अगले वाले को उसका 10, फिर अगले वाले को उसका 10। इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। दोस्तों हमने पोषण के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर और कोशिकीय जटिलता के आधार पर हमने सबको देख लिया है। और इन सबको देखने के बाद आगे चलते हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। कोशिका की बात करें सिंपल सी, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल।
इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे डिटेल में विद स्ट्रक्चर के साथ में। अब सेल के बारे में बात करें तो सेल की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने 1600 लगभग 65 ईस्वी में, लगभग 1665 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने 1665 में कोशिका की खोज करी थी। लेकिन वो कोशिका कैसी थी? एक लकड़ी के छाल में प्राप्त किया, अर्थात जिसे हम कार्क बोलते हैं या कार्क लिखकर के कॉपी किताबी में आता है, वो लकड़ी की छाल हुआ करती थी। जब लकड़ी की छाल है तो जाहिर सी बात है वो जीवित तो नहीं होगी, अर्थात मरी हुई कोशिका, अर्थात मृत कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। नाम याद रखेंगे, मृत कोशिका। नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। कब किया गया है? 1665 ईस्वी में। उन्होंने पहली बार बताया कोशिका के बारे में, उसके बारे में वर्णन किया, लेकिन कमियां क्या रही? वो कोशिका जीवित नहीं थी। फिर आगे आकर के व्यक्तियों कुछ और अच्छा सा विकास किए और इसके एक जीवित कोशिका की खोज करी। वो खोज करी 1674 ईस्वी में। दोस्तों याद रखना होगा 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका के बारे में बताया ल्यूवेनहॉक ने। किसने बताया? ल्यूवेनहॉक ने। और आगे चल के इसके नाम का डिस्क्राइब किया स्लाइडेन और स्वान ने। नाम याद रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान। इन दो व्यक्तियों का अच्छे से नाम याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान। ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1674 ईस्वी में कोशिका के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब किया। और ये जो उनकी कोशिका थी रॉबर्ट हुक की, वो उसे गलत ठहरा दिया और उसे आगे की ओर अपनी कोशिका का विकास करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन पहली बार की बात करें तो रॉबर्ट हुक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही एक दिशा दे दी थी कि कोशिका के बारे में हम कैसे खोजेंगे, कोशिका के बारे में क्या क्या होती हैं। मतलब ये है, शुरुआत उन्होंने कर दी थी, उसके बाद बढ़ाने वाला काम इन्होंने कर दिया। दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। कल हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में, अर्थात सेल के बारे में, और इसे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों यदि पसंद आया हो चैनल तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।